दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ एक पेपर नहीं होता। एक्चुअली में ये एक सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ आके गलती कर देते हैं और उनका सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की राइटिंग स्ट्रेटेजी, कॉमन मिस्टेक्स जो सिलेक्शन को रोक देती है और कैसे आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपना सिलेक्शन अपने हाथों से गारंटी कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जो सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं। नोट्स, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग सब कुछ प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद या तो सिलेक्शन होगा या फिर गलती क्लियर होगी। मैं आपको एक बात क्लियरली कह देना चाहता हूँ, सिर्फ वीडियो देख लेना सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो देखने के बाद अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ही सिलेक्शन होगा, वरना वही गलती रिपीट होती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट पॉइंट्स जो एग्जामिनर आंसर शीट में देखना चाहता है। मैं आपके सामने दो केस स्टडी रखना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट रोज एमसीक्यू टेस्ट देता है, उसके मार्क्स बढ़िया आते हैं, मॉक्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके स्कोर भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के दिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। वहीं दूसरा स्टूडेंट, वो भी एमसीक्यू डेली पढ़ रहा है, उसके मार्क्स थोड़े उससे कम आ रहे हैं लेकिन ठीक आ रहे हैं, लेकिन वो एमसीक्यू के साथ थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है डेली। और जब रिजल्ट आता है तो इसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो बंदे का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस और उसके साथ सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना। अगर वो बंदा भी उसकी जगह सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही डिफरेंस समझाने वाला हूँ जो केवीएस एनवीएस जैसे में आपका सिलेक्शन पक्का करेगा। सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में क्या होती है, एक छोटी सी लाइन होती है, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप है। आज के वीडियो का एजेंडा मैंने 5 चीज़ों में डिवाइड कर दिया हूँ। नंबर 1, टायर 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करना है और उसका असली खेल क्या है। नंबर 3, एग्जामिनर का माइंडसेट। नंबर 4, कॉमन मिस्टेक जो हर बंदा करता है। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप सिर्फ बोनस पॉइंट देखना चाहते हो तो आप लास्ट मोमेंट पे वीडियो को ले जाए, लेकिन अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन कैसे भी करके केवीएस जेएसए में हो जाए तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप केवीएस एनवीएस की टायर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ये लाइन याद रख लीजिए, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिखने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कंफर्म तभी होगा जब एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों में मार्क्स बराबर आएंगे, दोनों की डेली प्रैक्टिस करने से मार्क्स आएंगे, दोनों को एक साथ स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। वो पीडीएफ में आपका रोल नंबर दिखेगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे और डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ोगे तब आपका नाम नहीं रहेगा। आप भले पेपर पास कर जाओगे लेकिन मेरिट में आपका नाम नहीं दिखेगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ। उससे पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ ले। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 60 एमसीक्यू और 40 जो बच जाते हैं, 40 वो 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और जो 60 एमसीक्यू रहते हैं
वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहता है। ये जो 10 क्वेश्चन बचते हैं वो एक क्वेश्चन 40 मार्क का रहता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। वो आपको पेन से पेपर में लिखना, आंसर शीट में लिखना पड़ता है। इस एग्ज़ाम का टोटल टाइम 2.5 आवर मतलब 2.3 आवर मतलब 150 मिनट रहता है। आपको 150 मिनट में ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ये 100 मार्क का पेपर देना पड़ता है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ कि कैसे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेंड करना और कैसे उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करके शुरू करना। सबसे पहले हम बात करें तो रीजनिंग की, जो हमें मार्क्स बहुत तेज़ी से देता है। उसमें आपको ये 6 चीज़ अभी पढ़ना है टायर 2 के लिए। उसमें भी आपको ये 3 चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम और सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, ये जो एनालॉगी सीरीज और डिकोडिंग है, ये तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन टायर 2 में काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए अभी आपका मेन फोकस ये 4 चीज़ों पर रहना चाहिए। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको डेली के 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप या तो टॉपिक वाइज कर लीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख लीजिए, या फिर आप एम कोई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है, जिससे एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करने में कितना समय लग रहा है, तो एग्ज़ाम में आपका समय बचेगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको एंजाइटी नहीं होगी। आप जब प्रैक्टिस करते हो, जो शॉर्ट ट्रिक्स रहते हैं उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए और प्रैक्टिस के समय अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आप इसे रटने की कोशिश मत कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कितने हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आप इजीली प्रैक्टिस कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में फंस जाओगे। रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं जीके और जीएस की। दोस्तों, जीके और जीएस में आपको करंट अफेयर्स, तो आपने जो टायर 1 एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा और टायर 1 एग्ज़ाम देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस हिसाब का करंट अफेयर्स पूछता है, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको हिस्ट्री में बेसिकली आपको 3 चीज़ देखना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री के जो 2-3 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं वो देख लीजिए, या आप ईएमआरएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी इतने सारे एग्ज़ाम्स हुए, उनके जो टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ है या उनका जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, आप उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आप स्टैटिक जीके के लिए आप बेसिकली एक चीज़ को फॉलो कर सकते हो, वो है यूट्यूब से किसी एक चैनल का पर्टिकुलर डेली आधा घंटा सिर्फ वीडियो देखिए। आपको पता है कि अगर आप जीके याद करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक बार किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए और उसका स्टैटिक जीके देखिए। आप स्कीम्स और डेज के लिए आप जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स होती है और जो इम्पोर्टेंट डेज होता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके इम्पोर्टेंट डेज, इसके कॉज प्रॉन्स, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल दिया है, ये सब चीज़ देखिए। आप कम समय में स्मार्ट स्ट्रैटेजी कीजिए। आप सब पढ़ने जाओगे तब कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप कम समय में अच्छी पढ़ाई कीजिए, लेकिन वैल्यूएबल रहनी चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं डेली के जीके और स्कीम्स और इम्पोर्टेंट डेट्स की वीडियो डेली अपलोड कर दूंगा। मैं आपको इसमें स्मार्ट तरीका पहले ही बता चुका हूँ कि आप वन लाइनर रिवीजन कीजिए। आपको जो चीज़ लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 1 वीक पहले आप उसे पढ़ सकते हैं। आप स्टैटिक और करंट में बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है और कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है। या तो हमारे मार्क्स स्टैटिक में अच्छे आने चाहिए या करंट में, हम दोनों को सेम इसमें नहीं छोड़ सकते कि मैं दोनों नहीं पढ़ूंगा। अगर आप दोनों में से किसी एक पर भी अपनी कमांड अच्छी ला लेते हो तो यकीन मानिए कि आपके लिए एमसीक्यू पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए। आजकल तो कितने सारे ऐप्स होते हैं जो कि फ्री में एमसीक्यू डेली प्रिपरेशन करवा देते हैं। जब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था तब इतने सारे ऐप्स नहीं होते थे। मैं तो बेसिकली यूट्यूब के एक चैनल का वीडियो देखता था और सिर्फ उसको ही फॉलो करता था। मैं आप जैसे मैंने आपको बताया
कि आप चाहते हो कि मैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जीके एमसीक्यू चाहिए। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। दोस्तों, मैथ्स कोई के बेसिकली कोई इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन रीजनिंग में ये जो चार चीज़ है, इसको रीजनिंग के साथ जोड़कर वो लोग क्वेश्चन बना देते हैं। इसलिए टाइम वर्क काफ़ी इजी सेक्शन है, आप इसे आराम से कर सकते हो। उसके बाद टाइम और डिस्टेंस जो बोट वाला क्वेश्चन है, या एक जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो, और सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है। इसीलिए आप मैथ्स को आराम से ये चार टॉपिक पढ़ लिए तो भी आपका मैथ्स सफिशिएंट है टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। अब मैं बात करता हूँ टायर 2 के डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो कि होने वाला है हमारा रियल गेम चेंजर। दोस्तों, ये सबसे डेंजरस स्टेट है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के तीन ही सबसे मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऑफिस रिलेटेड लैंग्वेज, शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर, और क्लियर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। अगर आपने ये तीन चीज कर लिया तो एग्जामिनर बिना पढ़े आपको मार्क्स देगा। आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगा, आप साफ सुथरा लिखोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बंदा जब पेपर इतना साफ लिख सकता है तो सही में बंदे में कुछ काबिलियती है, वो ज़रूर अच्छे आंसर लिखा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर बहुत सारे पेपर चेक करके थक जाता है, तो लास्ट में से प्रेजेंटेशन देख के हमें मार्क्स दे देता है कि हाँ, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, चलो इससे मार्क्स दे देते हैं। मैं आपको अब बेसिकली दो तीन क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर साल रिपीट होते हैं। पिछले साल जो हमारे दो क्वेश्चंस आए थे वो ये था कि व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स मीन्स कंपोनेंट्स इन ब्रीफ। कंप्यूटर क्या है, इसके मुख्य घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, राइट एनी टू मेथड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। प्रश्न 2, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के कोई दो उपाय लिखिए। दोस्तों, जब 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि जब आप जेएसए की प्रिपरेशन या किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे एग्ज़ाम पास करके, तो आपका मेन काम कंप्यूटर के ऊपर होगा। इसीलिए उनका मेन फोकस रहता है कि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, मैंने जेएसए टायर 2 के प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू वीडियो बनाया हूँ, आप उसे एक बार ज़रूर देख लिया। अगर आपने उतना देख लिया, वो 100 क्वेश्चंस है जो किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसे एक बार आप ज़रूर देख लें। मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट इज़ कंप्यूटर और एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट, इसके लिए आपको मिनिमम 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है, जो कि तो 3 लाइन में हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर उसका डेफिनेशन, उसके बाद बाकी के नेक्स्ट लाइन में इसका मेन कंपोनेंट्स, उसके बारे में ब्रीफ में लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में कैसे लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करना पड़ता है, तो मैंने इसके ऊपर एक बेसिकली एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूँ, आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लें। उस वीडियो देखने के बाद आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एग्ज़ाम राइटिंग का गोल्डन टिप दे दूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आंसर 5 से 6 लाइन में लिखना बेस्ट होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पहले लाइन में क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और फॉर्मल होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल वर्ड्स मत लिखो जो अननेसेसरी हो, जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आए। आप ये बात याद रखो, अगर एग्जामिनर को वर्ड समझ में आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स देगा, अगर उससे समझ में नहीं आएंगे तो फिर वो उसको लगेगा कि आप अननेसेसरी कुछ भी लिख रहे हो, वो आपको ज़ीरो दे देगा बिना कुछ पढ़े, उससे उसको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको जीरो मिल गया एक भी क्वेश्चन या आंसर पर, समझ जाओ कि आपका मेरिट लिस्ट से नाम आउट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के क्वेश्चंस आपको डेली बताऊं, तो मुझे कमेंट में लिखो कि आंसर राइटिंग, तो मैं डेली बेसिस पे 10 या 15 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा, और जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने किया था 2023 में, वो क्वेश्चंस के पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्तों, देखिए, आपको सबसे पहले, आप कभी भी कोई पेपर सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको रीजनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग कभी कभी इजी आ जाता है, कभी कभी मीडियम आता है। रीजनिंग कर लोगे तो फास्ट स्कोर आ जाएगा, तो आपकी जो एबिलिटी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो बूस्ट हो जाएगा।
उसके बाद आता है जीके। जीके हाई रिस्क हाई रिवार्ड। अगर आपका जीके सही है तब इसका मतलब यही हुआ कि आपको पेपर आता है। मैथ्स के तो टायर टू में बेसिकली 2-3 ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे। टायर टू का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है, मतलब 150 मिनट का। तो दोस्तों उसमें आपको कम से कम आप ये बात मान रखो कि 60 मिनट में आपको ये पूरा 60 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना है। 60 मिनट में, 60 मिनट या 50 मिनट में, 10 मिनट आप कॉपी चेक के लिए रखो और बचा जो हमारा 1.5 घंटा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। हाँ दोस्तों, 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 8 मिनट लगेंगे। आप 8 मिनट लो या 7 मिनट आप एक क्वेश्चन लिखने के लिए लो। एक क्वेश्चन एक आंसर 7 मिनट सफिशिएंट है। आप अगर ऐसा फॉलो करोगे तो ही आपके 10 क्वेश्चन लिख पाओगे आप, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लास्ट मोमेंट पे आप हड़बड़ा जाओगे और गलती करोगे। इसीलिए मिनिमम 6 से 7 मिनट एक क्वेश्चन को देना सफिशिएंट होता है। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगाओ कि एक क्वेश्चन को आप कितना घंटा दे रहे हो, कितना समय दे रहे हो, कितना मिनट दे रहे हो। अगर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड में क्लिक हो जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन कैसे भी करके 6 मिनट में सॉल्व करना है। उससे आपकी स्पीड और माइंड की सोचने की क्षमता और बढ़ेगी। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखो, अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो नॉलेज कोई काम की नहीं आती है। सही बात है। अगर आपने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया तो फिर आप क्या लिखोगे, भले आपको पूरा पेपर आता हो, लेकिन अगर आप सही से नहीं लिख पाए, आपको समय ही नहीं मिला लिखने के लिए, तो आपकी नॉलेज किस काम की। इसीलिए अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो उसमें भी 50 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बाकी बचे क्वेश्चन 1.5 घंटा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर को देना है। मैं अब कॉमन मिस्टेक की बात करता हूँ जो कि हर स्टूडेंट करता है। तो उसमें 5 जो वो है, एक सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना, डिस्क्रिप्टिव पेपर को इग्नोर कर देना, रॉन्ग फॉर्मेट पढ़ना और रॉन्ग फॉर्मेट देखना। मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग रॉन्ग फॉर्मेट, जिन्होंने आज तक कभी केवीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, वो भी आकर अपना ज्ञान दे रहे हैं। उनका फॉर्मेट बहुत गलत है। आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, उनका स्टिक कीजिए और उनकी फॉर्मेट को पढ़िए। आप हर जगह मत जाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और लास्ट मिनट में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लास्ट मिनट में पढ़ना शुरू करते हैं उनका पेपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जिन किसी का भी मार्क्स 135 के ऊपर आ रहा है उनको केवीएस टायर 2 की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बार जो पेपर था वो देखने में तो इजी लग रहा था बहुत सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन जब उन्होंने घर आके आंसर चेक किया तो उनका कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। अगर आप 135 मार्क्स है और आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको केवीएस जेएसए का पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक भी गलती हुई तो आपको सिलेक्शन रोक दोगे और केवीएस जैसा एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है। 2023 के बाद 2026 में आया, मतलब 2.5 साल, 2 साल के बाद। आप ये मान के चलो कि 2-2.5 साल के बाद ये एग्ज़ाम आया है। अगर अभी सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको किसी भी और एग्ज़ाम की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बाद में कंपटीशन और बढ़ेगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता है। अभी तो सिर्फ 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, अगले बार आएगा तो मे बी 40 लाख 50 लाख हो जाएगा, तब तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपनी 2023 की हैंड रिटन सेल्फ मेड नोट्स दूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको अपनी सेल्फ मेड नोट्स शेयर कर दूंगा, मेरे पास रखी हुई है। याद रखना दोस्तों, केवीएस एनवीएस जैसे एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता, बस सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि स्ट्रेटेजी लेस रहती है, हमारी स्ट्रेटेजी बेकार होती है। एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू स्मार्ट तरीके से पढ़ लेते हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर डेली लिखते हो, प्रैक्टिस और रिवीजन तीनों चीज़ करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो कर लिए तो समझ जाओ कि आप केवीएस एनवीएस के लिए परफेक्ट बने हुए हो। ये 3 चीज़ आपको सिर्फ 2 महीने के लिए फॉलो करना है। अगर आपने 2 महीने के लिए फॉलो कर लिया, तीसरे महीने में रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए या एमसीक्यू चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के बेसिस पे मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट और धन्यवाद। और जो मैंने वीडियो बनाया है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर पेपर कैसे लिखना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए,